दूध वाला दूध देने आता तो घंटा घंटा अम्मा के पास बैठकर बातें करता। जाने लगता तो कभी 100 कभी 50 मेरे हाथ पर रख जाता। एक रोज अम्मा घर ना थी, दूध वाला आ गया। मैंने आवाज देकर बोला, सहन में ढोलकी पड़ी है, भर दे। मेरे होश ही उड़ गए जब उस रात दूध वाले ने दरवाजे की कुंडी लगाकर। आज फिर से जब मैं स्कूल से घर आई तो वो शख्स सामने ही बैठा था। जाने क्यों मुझे उस शख्स से नफरत सी होने लगी थी। मुझे अपनी माँ की समझ नहीं आती थी, वो क्यों एक दूध वाले को अपने साथ बिठाए बातें करती रहती। जब मैं घर आती तो वो मुझे देखकर अजीब से हंसने लगता और खड़ा हो जाता, कहता कि आ गई, पता है आज मैं तुम्हारे लिए दूध के साथ साथ गाय का मक्खन भी लेकर आया हूँ। कोई मक्खन शक्कन खाया करो, अपनी सेहत देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखने लगा, मैंने फौरन से उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। ऐसे लोग बहाने बहाने से लड़कियों को हाथ लगाने के शौकीन होते हैं, मैं समझी थी। लेकिन न जाने अम्मा को क्या हो गया था। जब से ये नया दूध वाला हमारे मोहल्ले में आया था और हमारे घर दूध देने आने लगता था, अम्मा की मेहरबानियां मुझ पर समझ नहीं आती थी। हालांकि मैं जानती थी कि वो ठरकी बूढ़ा है। मैंने उसे मोहल्ले में कई खवातीन से लंबी लंबी हाँकते देखता था। जिसे भी वो दूध देने आता बातें शुरू कर देता और औरतें भी बड़ी अजीब थी। वो उससे किस्से कहानियां लेकर बैठ जाती। मुझे ये शख्स एक आंख नहीं भाता था। और जब से ये शख्स हमारे घर दूध देने आने लगा, पहले तो मेरी माँ भी दरवाजे पर खड़ी उससे बातें करती रहती। और फिर एक दिन वो दूध वाला कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। और पता नहीं अम्मा पर कौन सी इंसानियत जाग उठी थी, फौरन से कहने लगे, हाँ हाँ आओ अंदर, खाना तैयार है। फिर तो वो शख्स रोजाना दोपहर का खाना हमारे घर खाने लगा था। मेरी वालदा बेवा थी और फिर हम दो माँ बेटी ही अकेले घर में रहते थे। मेरी माँ बहुत मोहतात खातून थी, किसी मर्द से बात नहीं करती थी कि कहीं कोई इनके किरदार पर उंगली न उठाए। मेरे वालिद मेरी पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे और मेरी माँ ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। सारी जिंदगी मेरे साथ ही गुजार दी। मैं 10वीं जमात में आ चुकी थी, सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। मोहल्ले वाले मेरी माँ की बहुत इज्जत करते। मेरी माँ सिलाई करती थी और इसी से हमारा गुजर बसर मुश्किल से होता था। हम दोनों ही माँ बेटी सिर्फ अपनी जरूरियात ही पूरे करते थे। और इस पर आजकल इस दूध वाले पर अम्मा की मेहरबानी मुझे खोला के रख देती। क्या जरूरत थी इन्हें इस शख्स को रोजाना खाना खिलाने की। मैं कमरे में बैठती अपना जी जला रही थी जब अम्मा मेरे कमरे में आई। मुझे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी थी जो तूने दूध वाले के साथ की है। वो तुझे बच्ची समझकर सर पे प्यार देने रहा था और तू हाथ झटक कर अंदर आ गई। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो दूध वाला अच्छा नहीं लगता। और आपको क्या हो गया है, क्यों उसे घंटा घंटा घर बिठाए रखती हैं। वैसे आप कहती हैं कि खर्चा कम करो, गुंजाइश नहीं है, 4 रोटियां तो वो खा चला जाता है। हमारे घर से मेरा ये कहना था कि अम्मा तो मुझ पर भड़की उठी, कहने लगी, शर्म नहीं आती इसकी रोटियां गिनते हुए। अगर कोई खाता है तो अपना नसीब ही खाता है। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी बात की, वरना गद्दी से जुबान निकाल कर हाथ से पकड़ दूंगी। ये कहकर मेरी अम्मा कमरे से बाहर चलेगी। लेकिन अगले ही रोज जो हरकत उस दूध वाले ने मुझसे की, मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं स्कूल जा रही थी कि वो अपनी दुकान पर बैठा था। मुझे देखते ही दुकान से बाहर निकला और मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने बस जिस्ता उसकी तरफ देखा तो मुझे रुकने का इशारा किया। वहाँ पर और भी दुकानें थी और सब लोग मुझे देखने लगे। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। अपनी दुकान से निकलकर मेरे पास आया और धोती और बनियान पहने हुए था। आकर उसने 100 रुपए का नोट मेरे हाथ में रखा, कहने लगा, ले जाओ, स्कूल में कुछ खा भी लेना। ये कहकर वो वापस अपनी दुकान में चला गया। आस पास के दुकानदार मुझे शक भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे ये बात इतनी बुरी लगी थी कि मैं स्कूल के बजाय वापस घर आ गई। अम्मा इस वक्त सिलाई मशीन पर बैठी थी। मैंने जोर से घर का दरवाजा धड़धड़ाया तो अम्मी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर परेशान हो गई, कहने लगी, क्या हुआ, स्कूल नहीं गई। मैं गुस्से से घर के अंदर आई, 100 का नोट अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, दूध वाले के बच्चे को बोलो अपनी हद में रहे। सबके सामने उसने मेरी हाथ में ये 100 का नोट थमाया और कहने लगा कि स्कूल में कुछ ले लेना। ये कौन होता है हम पर एहसान की जूती मारने वाला। हमारे सर पर कोई मर्द नहीं है, कोई बाप नहीं, भाई नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी के भरे बाजार में ये मुझे यूं जलील करे। हम इसके एहसान के साए तले थोड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर मेरी माँ के माथे पर भी फक्कर से बल पड़ गए थे। कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओ, वो दूध वाला लेकर आएगा तो मैं उसे सख्ती से मना कर दूंगी कि यूं बीच बाजार में रोककर तुम्हें पैसे न दिया करे। उस वक्त मेरी ये हालत के गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पहली बार मुझे अपने बाप की बहुत शिद्दत
शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। अगर वो हमारे सर पर होता तो इस दूध वाले की क्या मजाल थी कि वो सड़क में रोकर मुझे पैसे देता। देखने वाले पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, न जाने क्यों मुझे पैसे पकड़ा रहा है, या हम लोग बहुत गरीब कमीन हैं जो ये शख्स हम पर ये एहसान कर रहा है। हो सकता है देखने वालों को ये भी लगे कि ये दूध भी हमें फ्री में देकर जाता है। बहरहाल मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गई। पूरा दिन ना ठीक से मुझे कोई लेक्चर समझ आया, ना ही मेरा पढ़ाई में दिल लग रहा था। बेशक मैं गरीब लड़की थी, लेकिन खुददार थी। शाम को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, अपनी माँ के साथ खर्चे में उनकी मदद भी करती, और मेरा यही इरादा था कि अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छी सी नौकरी करूंगी और अपने हालात खुद बदलूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई हम पर एहसान करे और हमें हिकारत भरी नजरों से देखे, या समझे कि हम इसके एहसान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं सोच सकती थी कि अम्मा से कहूंगी कि इस शख्स को अपने घर में बुलाने की जरूरत नहीं है, दूध देने आता है, दूध देकर वापस घर चला जाए। भला इसका क्या काम है कि ये रोज हमारे घर बैठकर रोटी खाए पिए। मैं जब घर वापस आई तो वो शख्स मेरी माँ के साथ ही चारपाई पर बैठा रहता। मेरी वालदा न जाने उसे क्या कह रही थी, और वो नजरें झुकाए इस बात में सर हिला रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो मुझे एक नजर मुझे देखकर खड़ा हो गया। चेहरे से बड़ा संजीदा लग रहा था। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि लोग तुम्हें शक की नजर से देखें। बस मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। आइंदा मैं किसी के सामने ऐसे हरकत नहीं करूंगा जो तुम्हारी इज्जत को मजरूह करे। फिर उसने जेब से 100 का नोट निकाला और कहने लगा कि ये तुम रख लो, अगर तुम रखोगी तो मेरी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी, और इनकार भी मत करना। इससे पहले कि मैं उसे कोई खिड़ी खड़ी सुनाती, मेरी वालदा ने मुझे इशारा किया कि पैसे रख लो। उस वक्त मैं कोई बहस के मूड में भी नहीं थी, इसलिए मैंने वो 100 का नोट रख लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी फैल गई थी। फिर वो घर से बाहर चला गया। एक बार मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि एक बच्चा कहने लगा, टीचर, दूध वाले अंकल आपके क्या लगते हैं जो रोज आपके घर बैठे रहते हैं? मैंने कहा, मेरे साथ सवाल जवाब मत किया करो, अपना पढ़ो। चंद दिन बाद फिर यही सवाल एक और बच्चे ने मुझसे किया कि उनकी वालदा कह रही थी कि ना जाने इसकी माँ का इस दूध वाले से क्या चक्कर चल रहा है जो इतने घंटे इनके घर बैठा रहता है। वही हुआ था जिसका मुझे डर लगने लगा था। मेरी माँ, जिसके मोहल्ले वाले सारी जिंदगी इज्जत करते रहते, कि उस औरत ने अपने शोहर के नाम पर सारी जिंदगी गुजार दी। जवानी से बुढ़ापे में कदम रख चुकी है, लेकिन आज तक कभी किसी गैर मर्द के साथ उनके घर का रुख कभी नहीं किया। इस उम्र में आके मेरी माँ का सारा किया धरा खाक में मिल गया था। अम्मी वहीं बैठे कपड़े सी रही थी। उस बच्चे की बात भी सुन ली थी। जब मैंने बरजस्ता तेज नजरों से अपनी माँ को देखा तो अपनी नजरें बदलकर दोबारा से कपड़े सीने लगी। मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जाने क्यों मुझे अपनी माँ की चुप खाए जाने लगी थी। वो क्यों चुप थी? उन्होंने क्यों नहीं इस बच्चे को कहा कि तुम्हारी माँ कौन होती है, मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली? न जाने क्यों मेरी माँ का यूं नजरें चुराना मुझे मशकूक लग रहा था। जब बच्चे ट्यूशन पढ़कर चले गए तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा सुन रही है आप सब इसकी बातें? सारी जिंदगी आपका किरदार सबकी नजरों में साफ शफाफ रहा। आप क्यों दूध वाले को आने से मना नहीं करते? लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहती है कि लोगों को तो आदत है, गरीब को रोटी कोई नहीं देता था, ताने सब देते हैं, इसके किरदार पर शक करते हैं। तुम इस बात की परवाह न करो। अपनी माँ की जबान से ये सुनकर मैं हैरत से उन्हें देखने लगी थी। मैंने कहा कि अम्मी, क्यों बातों की परवाह न करूं? हमें इस माशरे में रहना है, बस अब इस दूध वाले को घर पे नहीं आने देंगे, बल्कि मैं इस शख्स को मना कर दूंगी कि हमारे दूध न लेकर आए, हम किसी और दूध वाले को लगवा लें। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा कहने लगी कि नहीं, हमारे घर दूध वाला यही आएगा। फिर कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि वो हमारा कितना बड़ा मोहसिन है, मैं उसे आने से रोक नहीं सकती, तुम मेरी भी मजबूरी समझो। ये सुनकर मुझे हैरत होती थी। मेरी माँ की ऐसी भी तो कौन सी मजबूरी थी कि वो दूध वाले को रोक नहीं सकती थी? वो कौन से हम पर एहसान कर रहा था? मेरी माँ कहने लगी कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये कहकर वो दोबारा कपड़े सीने लगी थी। मुझे अपनी वालदा की इस खामोशी पर गुस्सा आने लगा था। मैंने अपनी माँ को इनके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, ना ही आ रही थी। लेकिन मैं इस शख्स से बात नहीं करती थी। वो कभी दूध लेकर आता, फाक से मैं दरवाजा खोलती भी तो फिर भी उसके हाथ से दूध न लेती। अम्मा को आवाज देती, कहती कि अम्मा, दूध वाला आया है, आप खुद ही इससे दूध ले लें। इन्हीं दिनों एक बार मैं स्कूल जा रही थी कि मेरे पीछे एक मोहल्ले का आवारा लड़का लग गया। वो बार बार मुझ पर फिक्रे लगा रहा था। कभी मेरे पीछे सीटी मारना शुरू कर देता, कभी बेहुदा जुमले बाजी शुरू कर देता, कभी मेरे बराबर चलने लगता। लेकिन जाहिर अगर मैं कुछ कहती तो मेरा अपना
वरना ही तमाशा गले में लग जाता। जैसे ही मैं दूध वाले दुकान के पास गुजरी और उस लड़के की हरकतें उस दूध वाले ने देखी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया था। अपनी दुकान से बाहर निकला और उस लड़के को हाथ से पकड़कर 2-4 मुक्के उसके मुंह पर रसीद कर दिए। वो लड़का तो बौखला कर रह गया था। दूध वाला उस लड़के से कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को कुछ कहने की? उस लड़की को सिट्टी मारेगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरा तो जैसे एक तमाशा लग रहा था। वो दूध वाला तो काबू में भी नहीं आ रहा था, उस लड़के को मारे जा रहा था। उस लड़के ने भी आगे से हाथ चलाना शुरू कर दिए। कहने लगा, ये तेरी क्या लगती है? तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला? ये लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। सबके सामने इस लड़के ने साफ झूठ बोल दिया था। मेरा ये हाल था कि आटू तो लहू ना निकले। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं इसको नहीं जानती। दूध वाला कहने लगा, मैं जानता हूँ, ये लड़की ऐसी नहीं है। खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हें इस लड़की के पर आंख उठाते भी देखा तो तुम्हारी आंख ही निकाल लूंगा। लोग इसके इस्तेमाल को देखकर बड़ी मशकूक नजरों से मुझे देखने लगे थे, जैसे मेरा इस शख्स के साथ कोई रिश्ता हो। मैं उस दूध वाले की हरकतों से बेहद परेशान हो गई थी। मैं अपने घर आ गई। अम्मा से कहने लगी कि उस दूध वाले ने मेरा तमाशा बना के रख दिया है। जब मैंने सारी बात अम्मा को बताई तो वो कहने लगी कि तुम्हारे लिए इसकी गैरत जो जाग जाती है, इसलिए मैंने कहा इस बात का क्या मतलब है? तो मेरी माँ कहने लगी, इसी दिन बताऊंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गई। अगले रोज अम्मा कहने लगी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। दूध वाला आए तो दूध ले लेना। मुझे इस शख्स से नफरत सी हो रही थी। मैं उस शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए दोपहर का खाना बनाया और अपने कमरों में जाकर बैठ गई। दरवाजे के पास मैंने एक ढोलकी रख दी। मेन दरवाजा भी मैंने हल्का सा खोल दिया था और सोचने लगी, वो शख्स आएगा तो अंदर से ये आवाज लगा दूं कि ढोलकी में दूध डाल लो और निकलो यहाँ से। वो अक्सर दोपहर को आता था, लेकिन आज शाम हो चुकी थी। मैं परेशान थी, रात भी हो गई थी। अम्मा आई थी, ना ही वो दूध वाला आया था। अब मुझे ये फिक्र होने लगी थी, कहीं अम्मा दूध वाले के साथ भाग तो नहीं गई, क्योंकि अम्मा जानती थी कि जितनी मैं उस दूध वाले से नफरत करती हूँ, कभी भी अम्मा को इससे शादी तो करने नहीं दूंगी। शायद इसलिए फिर मैं सोचने लगी थी कि नहीं, मुझे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब उसने जवानी में शादी नहीं की और मेरे बाप की बेवा बनकर ये सारी जिंदगी गुजार दी, तो भला इस उम्र में क्यों करेगी? शाम के 8 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजे ही में पूछा कि कौन है? कहने लगा, मैं दूध वाला हूँ, दूध लेकर आया हूँ। मैंने कहा, दरवाजा खुला है, ढोलकी अंदर रखी हुई है, इसे भर दो। दूध से ये कहकर मैं अपने कमरे में चले गई। मुझे लगा वो दूध डालेगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि अम्मा तो सहन में बैठी नहीं थी जिसके साथ वो बातें हाँकता। लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर खौफजदा भी हुई थी और गुस्सा भी आने लगा था। वो क्यों मेरे कमरे में आया था? मेरी जान उस वक्त लब्बों पर आई जब उसने दरवाजा बंद करके कमरे की कुंडी लगा ली। मैंने कहा, खबरदार जो तो मेरे पास आया। वो कहने लगा, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, अम्मा भी घर पर नहीं है। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कहने लगा कि तुम्हारी अम्मा घर पर नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुमने क्यों मेरी माँ से शादी की है? कहाँ है मेरी माँ? तुम उसे भगा कर ले गए होगे। निकाह के लिए मेरी बात सुनकर उसे नजरें झुका ली। कहने लगा, नहीं, जो गलती मैंने माजी में की थी, मैं तुम्हारी माँ के साथ कभी भी निकाह नहीं कर सकता। अब तो मैं उसकी बातों से उलझने लगी थी। वो कहने लगा कि तुम्हारा बाप मरा नहीं था, ना तुम्हारी माँ बेवा है। तुम्हारा बाप इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। फिर वो रोने लगा, कहने लगा कि मैं गुस्से का बहुत तेज था। मैंने जरा सी बात पर तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी और खुद चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे अपनी गलती का पछतावा रहने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता न था। कुछ साल मैं इधर उधर धक्के खाता रहा। उसके बाद जब मैं वापस आया तो तुम्हारी माँ वहाँ से जा चुकी थी। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे उस इलाके में नजर न आई तो मैंने मेरी वालदा से माफी मांग ली थी। घर का सारा खर्चा भी मैं उसे देने लगा था। उस शख्स ने मुझसे कहा कि उसने मोहब्बत की थी, इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। लेकिन जब मैं रोज रोज तुम्हारे घर आने लगा तो लोगों ने उसके किरदार पर बातें करनी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि सारी हकीकत अपनी बेटी को बता दे और फिर यहाँ से चला जाए। फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें बाप होने का हक देना चाहता हूँ, इसलिए खुदा के लिए मुझे इस बात से मत रोको। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सबके सामने एतराफ कर दें कि आप मेरे बाप हैं, ताकि कोई मुझे शक से नजरों से न देखे, ये भी कि वो बाप है। दूध वाले ने
اہل محلہ کو بتا دیا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ ہمارا کفیل بھی بن گیا تھا، لیکن اپنی ایک غلطی کی وجہ سے جو کچھ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا اس کا ازالہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔